हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात कर रहे हैं और उस चैप्टर की आज लास्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मुझे अकॉर्डिंग टू किसके देखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमने पीछे की क्लास में बात कर ली थी, है ना। वो क्या होता था, कैसे बिहेव करता था, उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, उन सब पर हमने बात की थी। आज हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें केवल दो केस पढ़े जाते हैं, एक तो अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षी स्थिति में, ठीक है ना। तो एक बार समझ लेते हैं अच्छी स्थिति कब होती है और निरक्षी स्थिति कब होती है। तो सबसे पहले आपको सभी को याद होगा कि द्विध्रुव क्या था। तो आपको याद होगा इसका कोई डायग्राम हमने ऐसे बनाया था जिसमें एक चार्ज माइनस क्यों होता है और दूसरा चार्ज प्लस क्यों होता है। इनके बीच का कोई डिस्टेंस भी होता है, अल्प डिस्टेंस, उसका हमने मैग्नीट्यूड 2L लिखा था। अगर ये आपको नहीं याद है तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का मतलब क्या है तो आप सभी समझते हैं। अगर हम इससे एक डेड डैश ये रेखा खींचे तो ये डेड डैश रेखा एक्चुअल में द्विध्रुव की अक्ष है। द्विध्रुव की क्या है, अक्ष है, ठीक है। तो अगर हम इसी अक्ष को आगे बढ़ा लें या इधर आगे बढ़ा लें, किधर भी, चाहे इधर आगे बढ़ा लो चाहे इधर आगे बढ़ा लो, तो अगर हम यहां पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करते हैं पॉइंट P पर, या सपोज पॉइंट P डैश पर ज्ञात करते हैं, तो इसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। कहने का मतलब इसकी अक्ष वाली ही लाइन पर अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा अच्छी स्थिति में। वहीं पर निरक्षी स्थिति क्या होता है इसको समझ लेते हैं। निरक्षी स्थिति ऑलवेज द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर लंबार्धक पर होता है। निरक्षी पॉइंट कहां होता है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर लंबार्धक होता है। लंबार्धक का मतलब है कि वो एक्चुअल में यहां कहीं होगा, है ना। या तो वो यहां हो सकता है पॉइंट ए पर, और या तो कहां हो सकता है पॉइंट ए डैश पर। यानी पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश इसके कौन से पॉइंट है, निरक्षीय पॉइंट है। मींस ये वाले पॉइंट कैसे हैं, निरक्षीय, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, अच्छी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। तो एक बार हम पॉइंट P पर ज्ञात करेंगे और एक बार इस वाले पॉइंट पर ज्ञात करेंगे, यानी एक बार निरक्षी स्थिति में और एक बार अच्छी स्थिति में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सब 3-3 नंबर में डेरिवेशन पेपर में आपको आते हैं, तो इनका न्यूमेरिकल भी आता है, तो सब कुछ सही से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट केस है अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति, है ना। सभी को प्रॉपर दिख पा रहा है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कौन सी स्थिति में निकालना है, अच्छी स्थिति। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो डायग्राम देखते हैं। फिर एक हमने द्विध्रुव लिया, है ना, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। सपोज हमने कहा द्विध्रुव का नाम AB है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये बात आपको पहले से भी पता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी सभी को याद होगा, 2L। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसके अंदर एक डेड डैश रेखा खींचते हैं और ये इसकी अक्ष है, ये इसकी क्या है, अक्ष है, ठीक है। सपोज करते हैं इसके मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O, है ना। जैसे हमने मध्य बिंदु O लिया तो कितने लोगों को समझ आया कि डिस्टेंस बदल गया, है ना। क्या हो गया, A से पॉइंट O की दूरी कितनी हो गई, L, और पॉइंट O से B की दूरी भी क्या हो गई, L, क्योंकि टोटल दूरी दोनों चार्जों के बीच की कितनी थी, 2L। और हमने आपको जब ये पढ़ाया था तो हमने इसलिए कहा भी था कि डिस्टेंस 2L अपनी सुविधा के लिए लिया जाता है, बाकी इसके पीछे कोई खास कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L हमेशा पॉइंट चाहे अच्छी स्थिति का हो चाहे निरक्षी स्थिति का हो, हमेशा दोनों चार्जों के बीच से लिया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच का बिंदु कौन है, O। और सपोज करते हैं O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है कहीं पर। इस पॉइंट को आगे बढ़ा लेते हैं, इस अक्ष को, क्योंकि अक्ष में अच्छी स्थिति में ऐसे ही तो क्या करते हैं, है ना। सपोज करते हैं पॉइंट यहां पर है P, और अपने को यहीं पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत तो नहीं। तो डायग्राम सभी को क्लियर है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और सपोज करते हैं ये सेटअप एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक K का मतलब है वो कांच है, रबर है, कुल मिला के अचालक पदार्थ पर रखा हुआ है सेटअप, है ना। तो
इसके अक्ष पर मुझे पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसके लिए हम करते क्या है, इसके पॉइंट O से R दूरी पर पॉइंट को अज्यूम कर पाते हैं, ठीक है ना। अब बारी क्या है, अब बारी ये है कि चार्जों की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आप उसे डिनोट कर पाते हैं देन आप सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो सभी को याद होगा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत से चार्ज की तरफ होता है, ये बात याद होगी, है ना। तो क्यों ना फिर इनके मैग्नीट्यूड मेंशन किया जाए, बिल्कुल। तो सपोज करते हैं कि प्लस क्यू की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, क्योंकि ये नाम तो अपने आप रखना पड़ेगा, है ना। कितना है, E1 है, चूंकि एक वेक्टर राशि तो फिर वेक्टर E1 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। मींस हमने प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड माना वो कितना माना, E1 माना, और चूंकि एक प्लस चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। माइनस चार्ज की वजह से क्या मान ले, तो आप कहेंगे E2 मान लो, क्या मान लो, E2, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो किधर होगी, तो चार्ज की तरफ होगी, E2, और चूंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसमें वेक्टर लगा दिया, तो वेक्टर E1 है क्यू प्लस क्यू की वजह से, और वेक्टर E2 है माइनस क्यू की वजह से। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, क्या हमने ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट तो पढ़ा से नजर आएगा। याद कर, तो तुझे वेक्टर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वेक्टर पढ़ाया था। अगर वेक्टर याद है आपको सही से तो याद करो, हमने पढ़ाया था पॉइंट कोई है, यहां से एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, मींस एक वेक्टर A वेक्टर B। तो कितने लोगों को समझ है, पैरेलल अपोजिट वेक्टर है, ये कैसे वेक्टर है, पैरेलल अपोजिट वेक्टर है। जो कहानी यहाँ है सेम टू सेम वही कहानी डिक्टो वहां पर भी है। तो वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल अपोजिट है। इस कंडीशन में आपको याद होगा जब हमने R निकाला था, R मींस रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, तो आया था A माइनस B। आपको नहीं याद है तो आप वेक्टर वाली क्लासों को देखिए जा करके, इसीलिए पढ़ाया था। महज 2-3 डेरिवेशन कराने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ाया है हमने, है ना। तो मेहनत जाया मत जाने दीजिए, आप भी मेहनत कीजिए और पढ़िए अच्छे से। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कितना आता था, A माइनस बी आता था। A माइनस बी का यहाँ पर एक्चुअल मतलब ये है A समथिंग B, मीन्स पॉजिटिव रखना है, ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रखना है, मतलब A से B कोई लॉजिक के साथ नहीं घट रहा है ना, B से A भी घट सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बस पूरी कहानी इसी पे डिपेंड है कि हम पहचानेंगे कैसे कौन से वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है। इसके लिए क्या करते हैं, E1 और E2 के फार्मूले लिखते हैं, देन हम समझेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप याद करो, क्या E1 भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और E2 भी इस वाले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप याद करो तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता था, E बराबर 9 × 10⁹ क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर आप समझ रहे हो तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हम इसकी जगह पर तो ये वाला साइन लगा सकते हैं यार, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो द्विध्रुव के बारे में हम सभी एक बात जानते हैं, इसमें जो चार्ज होते हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो अगर चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम है तो चार्जों की वजह से पॉइंट P पर E1 E2 तो समान रहेगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो समान ही है, समानुपाती होता है चार्ज के। तो चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा होंगे तो E1 E2 के मान बढ़ेंगे और वैल्यू घटेगी तो फिर E भी घटेगा। तो पूरा डिपेंडेंस किस पर पढ़ना है, R पर पढ़ना है। किस पर पढ़ना है, R पर। और R के साथ ही E का द्विध्रुव में क्या रिलेशन आएगा, एक्चुअल में यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो E का R स्क्वायर में हमने जब रिलेशन देखा तो हमने देखा कि अगर R की वैल्यू घट रही है तो जाहिर सी बात है कि E का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो R का साथ देखते हैं कि किसका E ज्यादा है, किसका E R कम है ना। हम सभी जानते हैं जिस वाले चार्ज का R कम होगा उसी का E ज्यादा होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, डायग्राम को देख करके भी साफ साफ नजर आ रहा होगा कि प्लस क्यू वाले से पॉइंट P की दूरी माइनस क्यू वाले से P की दूरी से बहुत कम है। कितनी कम है वो बात की बात है, पर डायग्राम देख करके ये तो समझ आ ही रहा होगा कि प्लस क्यू P के नजदीक है, वहीं पर माइनस क्यू P से दूर है। क्लियर हो गया ना ये, ठीक। तो अगर P से नजदीक प्लस क्यू वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका ज्यादा होगा, प्लस क्यू वाला। और प्लस क्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, E1। इसका मतलब E1 ग्रेटर होगा E2 से, E1 ग्रेटर है E2 से, मींस जो पॉइंट P पर E1 है वो ग्रेटर है किससे,
E2 से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब अभी यहीं पे कह देते हैं, अगर A वेक्टर ज्यादा है, वेक्टर A की वैल्यू ज्यादा है, देन R लिखा जाएगा A माइनस बी। अगर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आंसर लिखा जाएगा B माइनस A, ठीक है ना। तो E1 वेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब EP का जो आंसर लिखा जाएगा, यानी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो लिखी जाएगी वो लिखा जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। और आपको याद होगा रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा हमेशा वही दिशा होती है जिस वेक्टर से घटाया जाता है। तो जिस वेक्टर से किससे घट रहा है, E1 से, तो इसका मतलब जो वेक्टर पॉइंट P पर E होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो E1 की दिशा में होगा। E1 की दिशा में होगा मतलब वेक्टर कुछ रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा। ये हमने वेक्टर EP खींचा है, अगर आप इस वेक्टर EP को यहां पर सेटअप कर दे आकर के कुछ ऐसे, तो ध्यान से देखो तो ये वेक्टर EP की दिशा है, वेक्टर EP। वेक्टर EP का मतलब है कि नेट वेक्टर की दिशा है ना। यानी पॉइंट P पर E की दिशा किधर आएगी, ऋणावेश से धनावेश। यानी अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, और मैग्नीट्यूड E1 माइनस E2 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब सॉल्व करना है तुम्हें बस, तो ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले E1 और E2 के मान लिखते हैं। तो E1 के मान लिखते हैं प्लस Q के कारण P पर वेक्टर E, है ना, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके मैग्नीट्यूड को हमने क्या नाम दिया है, E1 मींस वेक्टर E1। और वेक्टर E1 बराबर बोला आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर। आप प्लस वाले की वजह से P तक की दूरी को फाइंड कर ले। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो क्या पॉइंट O से P तक की दूरी R है, मुझे चार्ज से P तक की दूरी चाहिए, और ये वाली दूरी भी तो अपने को L पता है। तो क्या टोटल दूरी से L वाली डिस्टेंस निकाल दे तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी, मींस पॉइंट B से पॉइंट P की दूरी निकल आएगी, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, क्या R से L घटा के लिख दें यार, आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो किधर होगी, B P की ओर, B से P की ओर, है ना। तो डायरेक्शन आराम से लिख सकते हैं इधर, B से P की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। ये तो आ गया E1। ठीक इसी प्रकार माइनस Q के कारण, है ना, माइनस Q के कारण लिखते हैं। तो फिर बोलो क्या मैग्नीट्यूड है उसका, E1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, E1 सॉरी E2। E2 और बोलो क्या लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान डिस्टेंस बोलो चार्ज से P तक की दूरी। मुझे मिडिल तक की R पता, तो ये वाली दूरी ज्यादा बच रही है, तो R में L जोड़ दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो इसका किधर होगा, P से A की ओर, P से A की ओर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, P से A की ओर। अब क्या करें, अब क्या करना है मुझे बोलो, क्या P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। दोनों चार्जों की वजह से जो P पर कुल विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, तो हमने साफ साफ पहले ही बता दिया था, E1 ग्रेटर है E2 से। कैसे ग्रेटर है वो चीज भी बताई थी, आप थोड़ा फोकस करके पढ़े जा करके। तो हम लिखेंगे चूंकि E1 ग्रेटर E2 देन वेक्टर EP इक्विवेलेंट होगा वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। मींस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा वो उनके वेक्टरों के अंतर के बराबर होगा। अब अंतर किससे घटाना है, तो हमेशा बड़े वाले अक्षर से घटाते हैं, बड़े वाला मैग्नीट्यूड से घटाते हैं, और बड़ा मैग्नीट्यूड है किसका, E1 का। कैसे है वो चीज बता दी, क्यों है, क्योंकि प्लस Q से P तक की दूरी कम है। क्लियर हो गया, ठीक। तो वेक्टर EP इक्विवेलेंट वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। तो अपने को बोलो EP का ही तो मान लिखना है, तो फिर बोलो क्या लिखे यार, तो E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 में ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कॉमन है, और Q भी कॉमन है, बस दूरियां ही तो चेंज लिखी हैं, तो हम इसे कॉमन लिख देते हैं सीधा सीधा। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अब आगे इधर ध्यान से देखते हैं।
क्या यहाँ तक सभी को आया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ईपी को सॉल्व करना है ना, तो क्या इधर क्रॉस मल्टीपल लगा दें? इधर क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, वो भी माइनस के साथ, है ना। तो चलो लिखते हैं, तो वेक्टर ईपी क्यू अपान 4πε0 के आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, क्या ये दोनों राशियां गुणा कर जाएंगी? बिल्कुल। तो बोलो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस टोटल का क्या? होल स्क्वायर। क्या यहां तक ठीक है? बिल्कुल। आगे बढ़ते, अब बोलो क्या करें? क्यू अपान 4πε0 के, क्या ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसे खोलेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के साथ जब अंदर वाला खोल देंगे तो सारी वैल्यू माइनस वाली से प्लस में चली जाएंगी। मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बट लिखा जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, है ना। तो 2rl इसका, 2rl इसका, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो कट जाएंगे। चलो एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। इसे बोलो क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl, है ना, माइनस आर स्क्वायर, और इसे फार्मूले में लिखेंगे प्लस का एल स्क्वायर, बट ये प्लस इस माइनस से गुणा करेगा तो हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। अब बोलो क्या लिखें? क्यू अपान 4πε0 के 2rl ये बचा, 2rl ये बचा, मीन्स ऊपर बच गया 4rl, नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल का क्या? होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक लिखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, आगे इधर इरेज करते हैं, उधर से इधर लेकर आते हैं, है ना। ये तो आपने उतार ही लिया होगा। नहीं उतारा तो स्क्रीन को रोक लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करिए, आराम से रोक के लिख लीजिएगा। अब बोलो इसे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ईपी इक्विवेलेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। क्या इसे हम ये लिख सकते हैं? थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्यू अपान 4πε0 के, क्या इसे हम ये लिख सकते हैं? 2 बाहर कर ले, ऐसे। यहां मतलब एक ही स्टेप में करो यार, काहे इतना बवाल करोगे, है ना। सीधा सीधा लिखते, ध्यान से देखना। 1/4πε0 के, क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? 2ql 2 और ब्रैकेट में r, सॉरी बाहर गुणे में r, बटे में क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी भी जो ये ऊपर लिखा है सेम टू सेम यहाँ लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज इसलिए करा है क्योंकि आप याद करो, क्या ये हमने तो पीछे पढ़ा था यार कल, 2q इंटू एल बराबर तो p होता है ना। बस इसी को रिप्लेस करने के लिए। तो फिर बोलो क्या लिखे? यहां तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब आते हैं पुनः डायग्राम, थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज करें कि द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो ट्यूएल होगा वो बहुत बहुत कम होगा, कंपेयर किसके? आर के। यानी आर दूरी की तुलना में ट्यूएल की वैल्यू बहुत कम होगी। ट्यूएल की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है एल की वैल्यू तो और कम हो जाएगी। यानी आर ग्रेटर है एल से, आर ग्रेटर है एल से। अगर r की वैल्यू ग्रेटर है l से, तो सोच के देखो आर स्क्वायर की वैल्यू तो एल स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसी केस में हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को ड्रॉप कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। तब बोलो इसे क्या लिखेंगे? 1/4πε0 के 2pr अपान में आर स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो r4 आ जाएगा, r4 से कट जाएगा तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 के 2p अपान r क्यूब। ये वैल्यू आ गई वेक्टर ईपी की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे।
वेक्टर ईपी की वैल्यू आ गई 1/4 के डॉट 2p/r³ है ना। अब एक चीज और, सपोज कर लें अगर ये माध्यम निर्वात हो, अगर ये माध्यम निर्वात हो तो हम सभी जानते हैं निर्वात के लिए k का मान कितना हो जाएगा, तो आपको याद हो k का मान 1 हो जाएगा। k का मान अगर 1 हो जाएगा निर्वात के लिए, तो ये आंसर बोलो क्या आ जाएगा, ईपी बराबर 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4 आ जाएगा और 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, और ये आ जाएगा 2p/r³। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और ईपी का डायरेक्शन पूछे तो यहाँ पे साफ साफ हमने पहले लिख दिया था, ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ईपी का अगर मैं आर क्यूब के साथ चेंज देखना हो तो बोलो क्या लिखेंगे, 1/r³। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। एक लास्ट इंट्रोडक्शन और है, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में अगर सभी को याद हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो अच्छी स्थिति का आधा आता है। अच्छी स्थिति का कितना आता है, हाफ, है ना। तो इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। फिर इसके करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, है ना। तो पॉइंट नंबर बी मीन दूसरा, और वो कौन सी स्थिति का है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में पॉइंट कहां मानते हैं, लंबार्धक पर। कहां मानते हैं, लंबार्धक पर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें वेक्टर का अहम रोल है, वो भी वेक्टर वियोजन का, है ना, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो याद करते हैं इसको कैसे करना है, कैसे करना है। एक द्विध्रुव लिया हमने, सब कुछ वही करेंगे। द्विध्रुव का नाम ए बी, द्विध्रुव का नाम ए बी, है ना। एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज +q। हमें पता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 2l था, है ना। पॉइंट कहां लेना है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर। किधर ले ले, द्विध्रुव के लंबार्धक पर। द्विध्रुव के लंबार्धक की दूरी कितनी मान ले, r, है ना। पॉइंट वही, दूरी भी वही। जब ये O है तो सपोज ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, तो आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस l हो जाएगी यार। कितनी हो जाएगी, l, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी, 2l थी, है ना। और दूरियां हमेशा किससे मापी जाती हैं, चार्ज से। तो चार्ज तो इधर, इसका मतलब यहां से याद करनी है और यहां से याद करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाले पॉइंट का कुछ नाम है, वही पुराने के तरीके P। दोनों से r दूरी पर एक पॉइंट है, क्या नाम है, P, जहां पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी पड़ेगी। आपको याद होगा प्लस की वजह से बाहर, माइनस की वजह से अंदर। तो प्लस की वजह से यार बाहर लिखते हैं पहले, इसी लाइन पे बाहर लिख दिया हमने। मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, याद होगा प्लस की वजह से E1 मानते हैं और माइनस वाले की वजह से E2 मान लिया था। पीछे जो माना था सेम टू सेम यहां भी रखेंगे, चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। वेक्टर E2, कोई बुराई तो नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। डायग्राम सभी को अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखना है, क्या मुझे चार्ज से ये वाली जो डिस्टेंस है इसका भी तो पता लगा ले। पीछे हमने पता लगाया था एक डिस्टेंस r - l आई थी, दूसरी r + l आई थी, है ना। तो इसका पता लगाते हैं। ध्यान से देखो तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, POB POA, है ना। तो एक तरफ का निकालो, एक तरफ का तो वही आएगा। तो ये वाली साइड बोलो क्या, आधार, ये वाली साइड लंब, ये वाली साइड कर्ण। कर्ण की वैल्यू आप सभी जानते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर देन रूट, है ना। तो लंब का स्क्वायर बोलो कितना है, सॉरी आधार का स्क्वायर बोलो कितना है, l² प्लस r²। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इस टोटल पे क्या, रूट। तो जो डिस्टेंस ये है सेम टू सेम वही डिस्टेंस इधर भी है, रूट l² प्लस r²। उम्मीद करते हैं दूरियां लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम ध्यान से देखो, तो वेक्टर E1 का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर E2 का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब जो EP पर आंसर आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। मींस वेक्टर जो EP आएगा वो वेक्टर E1 और E2 के योग के बराबर आएगा। बट E1 E2 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं भी तो चेंज है, दिशा चेंज है। इसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर वियोजन वाला सिद्धांत लगाते हैं। वेक्टर वियोजन कैसे करते हैं तो वो चीज यहां देख लेते हैं। क्या हमें याद है, हम किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट ले सकते हैं अगर उनका संयुक्त प्रभाव वही है। समझ में आ गया ना, ठीक। तो याद करते हैं कैसे करना है। तो वेक्टर E1 ऐसे ही तो दे रखा है ना,
और थोड़ा सा और काम कर देते हैं, इनका जो कोण है वो कितना है, थीटा। कितना कोण है, थीटा कोण है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो ये वेक्टर E1 है, वेक्टर E1 है, और ये वेक्टर E2 है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस सेटअप को हमने थोड़ा अलग बाहर खींच ले ताकि ज्यादा खिचड़ी एक में ना हो और आपको समझ भी आ जाए। ये वेक्टर E1 खींचा, ये वेक्टर E2 खींचा, इनके बीच का कोण क्या है, तो इनके बीच का कोण है थीटा। यहाँ खींच, चलो यहाँ भी खींचा रहने दो, कोण क्या है इनके बीच का, थीटा। ठीक है, अब मुझे इसका वेक्टर वियोजन करना है। वेक्टर वियोजन में इसके दो कंपोनेंट लेते थे, एक तो क्षैतिज घटक और दूसरा लंबवत घटक, है ना। तो क्षैतिज घटक ध्यान से देखेंगे, इसका क्षैतिज घटक बोलो कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे कुछ ऐसे आएगा। और चूंकि कोण इसके साथ है तो बोले इसका नाम क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और इसका लंबवत घटक बोलो ये, क्योंकि कोण के साथ परपेंडिकुलर रेखा होती है लंबवत घटक, तो इसका नाम बोलो क्या लिखेंगे, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ये तो हमने E1 को तोड़ लिया, E1 की तरह ही किसको तोड़ना है, E2 को। जब E2 को तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे, क्षैतिज घटक इसी रेखा पर आ जाएगा, E2 cos थीटा, और लंबवत घटक इसका कहां चला जाएगा, नीचे। इसका नाम बोलो E2 sin थीटा। कोई बुराई की बात तो नहीं है, ठीक। ये पॉइंट P है, यहां तक समझ में आया। तुम ध्यान से देखो तो दो वेक्टर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। चूंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम लिखे, इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का जो नेट आंसर P पर आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि P पर इनकी वजह से अंतर के बराबर होगा, और इनकी ये वाले जो ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हैं, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, तो ये दोनों योग के बराबर होंगे। यानी पॉइंट P पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे। पॉइंट P पर जो आंसर आएगा वो किनकी वजह से आएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की वजह से आएगा। मीन जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, है ना। मीन्स ये वेक्टर EP है, वेक्टर EP है। और वेक्टर EP को तुम ध्यान से देखो तो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा का योग है, मीन्स वेक्टर योग है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। प्लस Q के कारण P पर वेक्टर E, वेक्टर E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो फिर बोलो क्या है, E1 है। E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि सेटअप एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन K है। डॉट Q अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब ये वाली दूरी, है ना। तो रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को हम चलो एक बार लिखते भी हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका क्या करना है, रूट, सॉरी स्क्वायर, है ना। स्क्वायर और रूट का मतलब सभी जानते हैं, स्क्वायर का रूट का मतलब 1/2 होता है। 1/2 पर 2 घात लगाएंगे, 2 से 2 मर जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगी, मीन्स 1 घात आ जाएगी, मीन्स ये आ जाएगा Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। दिशा बोलो इसकी किधर है, B से P की ओर, यहां पे लिख भी सकते हैं B से P की ओर, है ना। थोड़ा सा छोटा लिख दिया है। अब E2 लिखते हैं, E2 किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से। माइनस Q के कारण P पर वेक्टर E, वेक्टर E2, वेक्टर E2 की वैल्यू बोलो क्या है, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां से लिखेंगे ना, दूरी भी तो अगेन सेम रहेगी, तो सब कुछ वही रहेगा, तो हमने इस बार सीधा लिख दिया है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिशा बोलो इसकी किधर से, P से A की ओर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। जो इधर पूरी कहानी बताई थी वो एक्चुअल में इसके नीचे लिखी जाती है, वो आराम से आप लिखिए जा करके कि पॉइंट P पर जब हमने E1 और E2 के लंबवत और अनुदिश घटक किए, मींस AB के अनुदिश और लंबवत घटक किए, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर कट जाते हैं, बचे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, है ना। इसका मतलब जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के वेक्टर योग के बराबर होगा। मींस वेक्टर EP इक्विवेलेंट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना।
हमने सभी ने देखा है कि जितना मैग्नीट्यूड E1 का है सेम टू सेम डिक्टो मैग्नीट्यूड E2 का भी सेम है। इसका मतलब इनको दो बार लिखने की बजाय आप इसे ये भी लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, और ऐसा हमने सिर्फ इसलिए लिख लिया है क्योंकि जो E1 का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, तो E2 के बराबर है। तो आप चाहो तो इसे 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इधर इरेज करते हैं और आराम से आप देखिएगा। मैग्नीट्यूड याद रखना है ना, एक का चलो लिखा रहने देते हैं ताकि याद रहे अपने को। चलो ध्यान से देखें, E1 का लिखो चाहे E2 का, क्योंकि दोनों के सेम है ना। तो EP बराबर 2, अब E1 की वैल्यू लिखते हैं। E1 की वैल्यू हम सभी को आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये देखो वैल्यू है Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत अच्छे। ये वैल्यू तो हो गई E1 की। अब बचा कौन, cos थीटा। cos थीटा बराबर आप सभी जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, ये रहा आधार ये रहा कर्ण, तो कोई भी साइड लिख लो, ये आधार और ये कर्ण है ना। तो cos थीटा बराबर बोलो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार बोलो कितना है, तो आप कहेंगे L है, कर्ण की वैल्यू ये रही, इधर से मिटा देते हैं, ये तो लिखी है। कर्ण की वैल्यू बोलो सब लोग, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2QL। क्या ये इस बार तो डायरेक्ट मिल गया, उस बार बनाना पड़ा था 2QL है ना। अगर आपके की कहानी आपको बहुत सिंपल लग रही है तो बहुत सरल ही है। ध्यान से देखो, क्या हमें सभी पता है इस पर एक घात है और इस पर 1/2 घात है। एक घात और दो घात, चूंकि दोनों के आधार सेम है, यानी ये भी सेम लिखा है ये भी सेम लिखा है, दोनों के आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। एक घात प्लस 1/2 घात, एक घात प्लस 1/2 घात सभी को पता है 3/2 घात होती है ना। इसका मतलब ये है कि ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पे घात कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, 3/2। सेम आगे वही कहानी है, R बहुत ग्रेटर है किससे, L से। इस कंपेयर में क्या R स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो L स्क्वायर से बहुत टाइम ज्यादा होगी। जब वो बहुत टाइम ज्यादा होगी तो हम R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ देंगे। जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। अब हमें सभी को पता है 2QL बराबर क्या होता है, P। एक बार पीछे बता चुके हैं, आराम से देख लीजिएगा है ना। तो यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर की घात 3/2 है ना। क्या 2 से 2 मर जाएगा यार, तो आप कहेंगे बिल्कुल मर जाएगा। आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R क्यूब। ये वैल्यू आ गई वेक्टर EP की, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। आगे क्या लिख सकते हैं बोलो, निर्वात के लिए K का मान अगर 1 है, निर्वात के लिए K का मान 1 है, देन जो EP आएगा उसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी यार, तो उसकी वैल्यू ये आएगी 9 × 10⁹ P अपान R क्यूब। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमें EP का R क्यूब के साथ रिलेशन देखना हो तो क्या हम आराम से लिख सकते हैं वेक्टर EP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यहां तक की उम्मीद करते हैं किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर आप दोनों की कंपेयर कर दें अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में फार्मूला ये आया था 2P अपान R क्यूब, और निरक्षी स्थिति में उसी सेटअप के लिए आंसर कितना है R क्यूब, सॉरी P अपान R क्यूब। इसका मतलब ये है अच्छी स्थिति में जो आंसर आता है वो निरक्षी स्थिति का दोगुना आता है। क्लियर हो गया, या ये कह रहे हैं निरक्षी स्थिति में जो वेक्टर EP आता है वो अच्छी स्थिति का आधा आता है। कोई दिक्कत तो नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। तो कम से कम 3 वीडियो आपको देंगे, 3 या 3 मैक्सिमम, 2 मिनिमम वीडियो आपको देंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे मजेदार क्लासों के लिए और भी दोस्तों को ज्वाइन करते रहिएगा और देखते रहिए सभी लोग और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।